हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुजीत चंद्रात्रे। मैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूं। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डायबिटीज़, थायराइड, ओबेसिटी और हार्मोन के विकारों का ट्रीटमेंट करते हैं। आज हम थोड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जो ओबेसिटी के पेशेंट्स होते हैं, कई बार हमें आके बोलते हैं कि भाई हम तो सब करते हैं, पूरा डाइट फॉलो करते हैं, बहुत सारा एक्सरसाइज करते हैं, दवाइयाँ भी लेते हैं, लेकिन हमारा वज़न हिलता ही नहीं है। हमने डाइटिशियन को भी मिल लिया, हमने कैलोरीज भी काउंट कर लिए, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, हो सकता है कि आपकी बॉडी में 5 में से कोई अगर एक फैक्टर हो जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आपका वज़न कितना भी हम एफर्ट करते तो भी कम नहीं होता है। ये 5 फैक्टर्स है जो हम हमेशा हमारे मन में रखते हैं, और रेजिस्टेंट ओबेसिटी या नॉन रिस्पॉन्सिव ओबेसिटी, नॉन रिस्पॉन्सिव डायबिटिक्स में हम इन फैक्टर्स के बारे में ज़रूर सोचते हैं। तो आइए देखते हैं ये कौन से 5 फैक्टर्स हैं, और कहीं आप तो इस फैक्टर्स से कहीं अफेक्टेड तो नहीं है। सबसे पहला फैक्टर है, कुछ लोगों में एक कंडीशन होती है सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें थायराइड के हार्मोन की लेवल तो ठीक होती है, लेकिन TSH नाम का फैक्टर थोड़ा सा बढ़ गया होता है। ऐसे पेशेंट में मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो हो जाता है। ये थायराइड के बहुत माइल्ड डिसफंक्शन का एक टाइप माना जाता है। कई डायबिटिक्स में, कई ओबेसिटी के पेशेंट्स में सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म दिखाई देता है। इनफैक्ट ऐसा बोलते हैं कि डायबिटिक्स में अराउंड 10 से 15% लोगों में थायराइड की बीमारियां होने के चांसेस होते हैं। तो अगर अनडायग्नोस्ड सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म आपकी बॉडी में है, तो कई बार मेटाबॉलिज्म स्लो होने के कारण कई सारा एक्सरसाइज करके, कई सारे एफर्ट्स डाल के, अच्छा खासा डाइट करवाने के बावजूद ओबेसिटी के पेशेंट्स का वजन कम नहीं होता है। जो डायबिटिक्स होते हैं उनका शुगर कंट्रोल करना भी कई बार सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्लीप डिप्राइवेशन या नींद की कमी होना। आजकल हम बहुत भयानक और डिस्टर्बिंग ट्रेंड देख रहे हैं। हमारे टीनेजर्स या फिर कई मिडिल एजेड लोग भी स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं, तो अपने मोबाइल को या अपने स्क्रीन्स को चिपक के रहते हैं और अपनी नींद हम पूरी नहीं करते हैं। एक दिन का स्लीप डिप्राइवेशन इंसुलिन सेंसिटिविटी बहुत कम कर देता है। ऐसा बोलते कि एक दिन का स्लीप डिप्राइवेशन 6 महीने के जंक फूड खाने से इक्विवेलेंट होता है। जो लोग नींद ठीक से नहीं ले पाते हैं, उनका मोटापा कम करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। बॉडी में कई सारे ऐसे मेटाबॉलिक फैक्टर्स बनते हैं जिससे ओबेसिटी बढ़ जाती है। जो डायबिटिक्स अपनी शुगर कंट्रोल आसानी से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उनमें भी स्लीप डिप्राइवेशन का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। ऐसे कई सारे स्टडीज़ है कि कुछ डायबिटिक्स जिनको सारी दवाइयाँ, डाइट, एक्सरसाइज करने के बावजूद शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा था, उन्होंने ठीक से नींद लेना चालू कर दिया रात में 7 साढ़े 7 घंटा। उसके बाद उनकी शुगर बाकी कुछ भी इंटरवेंशन ना करके अपने आप कंट्रोल हो गई। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अपना स्लीप का कोटा पूरा किया जाए और ओबेसिटी कम करने में उसकी हेल्प ली जाए। तीसरा फैक्टर है स्ट्रेस लेना। लोग बोलते हैं भाई स्ट्रेस का और ओबेसिटी का क्या लेना देना, लेकिन स्ट्रेस के बाद बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन तैयार होता है। जंगल में जब आदमी रहता था तब उसे 2 ही टाइप के स्ट्रेसेस होते थे। एक तो मारामारी करके अपना एग्जिस्टेंस जारी रखना, या फिर खाना पीना ना मिलना। जब आदमी को खाना नहीं मिलता था तब उसकी बॉडी को स्ट्रेस आता था, और जब स्ट्रेस आता है तो हमारा कॉर्टिसोल नाम का एक स्टीरॉयड हार्मोन बॉडी में बढ़ जाता है। स्टीरॉयड जो पेशेंट्स बाहर से लेते हैं किसी बीमारी के लिए, उनका वेट गेन होता है, उनके पेट के ऊपर चर्बी जमा हो जाती है, उनका चेहरा गोल हो जाता है, बॉडी में कई सारे बाकी खराब फैक्टर्स जमा हो जाते हैं, जैसे शुगर बढ़ना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, ब्लड ज़्यादा हाइपर कोएगुलेबल हो जाना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना आदि चीज़ें। जब कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है और उसे मैनेज नहीं कर पाता है, तो क्रॉनिकली बॉडी का कॉर्टिसोल एलिवेटेड, ज़्यादा लेवल पर रहता है। किसी भी पेशेंट का कॉर्टिसोल अगर एक लेवल से ज़्यादा हो तो उसे वज़न कम करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। जो डायबिटिक्स या हाइपरटेंशन यानी ज़्यादा BP के पेशेंट्स हो, उनमें भी अगर कॉर्टिसोल स्ट्रेस के कारण ज़्यादा रहा तो उन्हें भी शुगर और BP कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, और गोलियों की मात्रा उन्हें ज़्यादा लग सकती है। तो ध्यान दिया जाए कि हम अपना स्ट्रेस अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हैं।
अपने कुछ हॉबीज़ या मेडिटेशन या बाकी कुछ चीज़ें लेके काफ़ी अच्छा खासा रिलैक्सेशन लेके हम अपना स्ट्रेस अच्छी तरह से डील कर रहे हैं। चौथी बात है खाने की फ्रीक्वेंसी। कई डाइटिशियंस ने बीच में थोड़े कंट्रोवर्शियल डाइट्स कुछ निकाले थे कि हर 1-1 घंटे के बाद खाइए, हर 2-2 घंटे के बाद खाइए। लेकिन एक साइंटिफिक ट्रूथ है कि 1975 तक लोग दिन में 2 या 3 बार ही खाते थे। अभी लोग 9 से 10 बार खाते हैं। हर बार हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट लोड बॉडी में लेते हैं तो उससे डाइजेस्ट करने के लिए बहुत हद तक इंसुलिन सिक्रीट होता है, वही उस कार्बोहाइड्रेट को ठिकाने लगाता है। हर बार इंसुलिन सिक्रीट होता है तो बॉडी को सिग्नल होता है कि वो सब जो बॉडी में कार्बोहाइड्रेट मुंह से आया है उसे फैट में हम कन्वर्ट करें और बॉडी में डिपॉजिट कर लें। अगर हमने यही सिग्नल बॉडी को दिन में 10 बार दे दिया तो डेफिनेटली फैट गेन होना चालू हो जाता है। जो लोग दिन में कई बार थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं और हर खाने में उनका कार्बोहाइड्रेट है, उन लोगों को ओबेसिटी डील करना, वज़न कम करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। हमारे कई सारे पेशेंट्स में हमने 2 खानों को थोड़ा सा एक साथ क्लब कर दिया और 2 खाने में थोड़ा सा गैप रखा तो उन्हें तुरंत अच्छे रिजल्ट आना चालू हो गए। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि हम कितनी बार खा रहे हैं। अगर हमारा खाने का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो हर खाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी है ये देखना बहुत ही ज़रूरी है। हर बार हम इंसुलिन का सर्ज बॉडी में लाते हैं तो हर बार हम बॉडी को सिग्नल देते हैं कि भाई मुझे फ़ैट की कमी है, मेरे बॉडी में फ़ैट जमा करा दो। अगर ये फैक्टर हम मन में रखते हैं तो वेट लॉस करना ओबेसिटी में और भी आसान हो जाएगा। 5वां फैक्टर है टाइप ऑफ एक्सरसाइज। कई लोग जॉगिंग को जाते हैं, वॉकिंग को जाते हैं, लेकिन ऐसा साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि सिर्फ इन 2 एक्सरसाइजेस से हमारा मेटाबॉलिज्म ज़्यादा नहीं बढ़ता है। कई लोग सिर्फ कार्डियो टाइप का एक्सरसाइज करते हैं और मसल ट्रेनिंग को पूरी तरह से निगलेक्ट करते हैं। तो 2 टाइप की एक्सरसाइज से हमारा मेटाबॉलिज्म काफ़ी फ्लेयर अप होता है। एक तो मसल ट्रेनिंग जिसमें मसल्स हम स्ट्रॉन्गर करते हैं, और दूसरा स्प्रिंट मतलब कार्डियो में बहुत ज़ोर से हम हार्ट रेट हमारा बढ़ा लेते हैं और बाद में रेस्ट लेके वापस वो स्प्रिंट्स हम रिपीट करते हैं। जैसे हमने पहले टबाटा टाइप के एक्सरसाइज में भी देखा था कि हम अपना मेटाबॉलिज्म उससे भी फ्लेयर अप कर सकते हैं। अगर कोई सिर्फ वॉकिंग करता हो या थोड़ा सा कम स्पीड में जॉगिंग करता हो तो कई बार ऐसे पेशेंट्स का वेट लॉस होना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। बॉडी को उस वॉकिंग की, जॉगिंग की काफ़ी हद तक आदत हो जाती है। हमारी बॉडी की जितनी क्षमता है, जितनी कैपेसिटी है, उसके 80% तक हमें एक्सरसाइज करना ज़रूरी माना गया है। अगर हम फ्रीक्वेंटली अपनी कैपेसिटी के आसपास तक एक्सरसाइज में जाते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म वापस फास्ट हो सकता है। जितना हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है उतना वेट लॉस हमें आसान हो जाता है। जितना मेटाबॉलिज्म हमारा स्लो हो जाता है उतना वेट लॉस हमें डिफ़िकल्ट होते जाता है। एक चीज़ हमें याद रखनी है कि जो ओबेसिटी के पेशेंट्स कई सारा वेट लॉस अचीव कर पाए हैं उनका मेटाबॉलिज्म वेट लॉस के प्रपोर्शन में थोड़ा स्लो हो जाता है और फिर उनके बॉडी में एक कॉम्पिटिशन चालू हो जाती है कि कम मेटाबॉलिज्म होने के बावजूद और वेट कैसा कम हो जाए। इसीलिए हम कई बार देखते हैं कि एक बार ओबेसिटी के पेशेंट्स ने कोई ट्रीटमेंट चालू की तो पहले 7-8 किलो तो अच्छा खासा वेट लॉस हो जाता है, बाद में कई बार वो अटक जाता है क्योंकि बॉडी को उस काइंड ऑफ एक्टिविटी की आदत हो जाती है और मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो दोस्तों ये फैक्टर हम अगर याद रखेंगे तो हम अपना मेटाबॉलिज्म अच्छी तरह से फ्लेयर अप कर पाएंगे। और एक बोनस फैक्टर है, ये तो बहुत जेन्युइन फैक्टर तो नहीं है लेकिन कई सारे पेशेंट्स में ये एक बहुत बड़ी समस्या है। उसको बोलते हैं 5 PM 2 AM बैड स्नैकिंग। हमने कई बार ऐसा देखा है कि लोग डाइटिशियन के पास जाते हैं, उनका एडवाइस अच्छी तरह से फॉलो करते हैं, अराउंड 5 बजे सुबह नाश्ता तो ठीक से बराबर लेते हैं, दोपहर का लंच भी लेते हैं, अराउंड 5 बजे उनको थोड़ा सा बाकी कुछ खाने की इच्छा हो जाती है। तो 5 PM दोपहर का खाना खाने के बाद 2-4 घंटे तो हो चुके हैं, रात का खाने को भी अभी टाइम है, तो लोग कुछ ना कुछ चाय के साथ बिस्किट या केक या पेस्ट्रीज या जो भी सारे पैकेज फूड है, जो चिप्स, कुरकुरे और जो भी सारे ख़राब आइटम्स हम बोलते हैं, वो घर से कहीं डब्बे से कहीं फ्रिज से ढूंढ निकालते हैं, उसको खाते हैं। ये 5 PM स्नैक कई बार हमें 200-300 कैलोरीज भी दे जाता है और कई बार पेशेंट्स उसको अनकॉन्शियसली खाते रहते हैं।
जब कैलोरी का कैलकुलेशन करना होता है तो कई बार वो भूल जाते हैं कि हम 5 बजे इतना कुछ खाते हैं। हमारे बहुत सारे पेशेंट्स को 5 PM स्नैकिंग हमने अवॉइड करके उस टाइम अगर सैलड्स, फ्रूट्स या कुछ हेल्दी फूड स्टेप्स उनको दे दिए तो उनका वेट लॉस भी आसान हो गया। दूसरा, उससे भी बहुत बड़ा ट्रैप है 2 AM स्नैकिंग। कई लोग रात को लेट नाइट तक जगते रहते हैं, कारण बराबर हो, नीडेड हो, अननेसेसरी हो, वो मोबाइल पे कुछ देखते रहते या कुछ टीवी प्रोग्राम्स लैपटॉप पर रुकते हैं। जैसा नाइट आगे जाता है हमारी विल पावर कम होती जाती है। रात को 12 बजे के बाद लोगों को अच्छे डिसीजंस लेने की कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो कई बार लोग 1-2 बजे रात को कुछ ऐसी जंक फूड, चिप्स या कुछ खाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो सो जाते हैं। रात को लेट हम जो भी खाएंगे उसका डाइजेशन बहुत स्लो होता है, क्योंकि हमारा GI ट्रैक्ट उस टाइम इनएक्टिव होता है। हमारा मेटाबॉलिज्म भी रात में स्लो होता है, तो हम रात में लेट कुछ खा लेंगे तो उसके कारण भी ओबेसिटी बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पहले 5 फैक्टर्स तो जेन्यून हैं, सारे पेशेंट्स ने, डॉक्टर्स ने उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। लेकिन 5 PM 2 AM स्नैकिंग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो जो हम पक्का मन में याद रखेंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ अनकन्वेंशनल फैक्टर्स जो ओबेसिटी में, वेट लॉस में और डायबिटीज़ में, शुगर कंट्रोल में थोड़ी सी बाधा डाल सकते हैं। जो हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं उनमें भी BP कंट्रोल करने में इन फैक्टर्स का थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो दोस्तों, हमने ये फैक्टर्स आज स्टडी कर लिए। हमें आशा है कि आज हमने जो डिस्कस किया उसका आपको फ़ायदा हो जाएगा और आप अपनी हेल्थ अच्छी रखने में उसका इस्तेमाल करेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के आप बता दीजिए। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलिए। धन्यवाद।